So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the EVA। ठीक है, तो हम EVA पढ़ेंगे और MBA पढ़ेंगे और HRA भी पढ़ ही लेंगे और जो है इससे हमारा जो है चैप्टर 10 ओवर हो जाएगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब कि ये वैल्यू एडिशन की बात ये भी करता है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है शेयर होल्डर इन्वेस्टर का, उससे अगर ज़्यादा आप जनरेट कर रहे हो पैसे, तो वैल्यू क्रिएशन अगर ज़्यादा है रिक्वायर्ड रिटर्न से, तो इसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलते हैं। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, वैल्यू एडेड, आपने कितनी वैल्यू ऐड करी, राइट। फॉर्मूला जो ईवीए निकालने का होता है, ठीक है, सबसे पहले तो देखो इन्वेस्टर के रिटर्न से आपका रिटर्न ज़्यादा, इसको अपन बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फर्म का रिटर्न ज़्यादा, या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, नोपैट माइनस KO इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले तो अपन इसको ऐसा पढ़ लेंगे, नोपैट माइनस KO इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नोपैट है अपने पास, में से KO इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो। ठीक है, तो KO इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, समझो कि मेरा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था और उसमें KO है, तो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें ओवरऑल कॉस्ट निकला, तो एक तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। ठीक है, और नोपैट जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इन सारी कॉस्ट को कवर करने के बाद जो बचता है वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो है हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं वो तो ठीक है, हम ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कल को कभी कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख गया, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ, कल को कैपिटल WIP दिख गया, तो ऐसे केस में आप कैपिटल एम्प्लॉयड से ही उसको एडजस्ट करोगे। तो आपको जब आप जब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आती है तो इसमें जो है P&L डेबिट, फिक्टिशियस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर अपन लाइबिलिटी साइड से जाने की कोशिश करें तो डेप्ट और लोन तो है ही, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है। प्रेफरेंस शेयर भी कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है, साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी के साथ हम जोड़ते हैं। इस तरीके से लाइबिलिटी साइड से हम जो है कैलकुलेट करते हैं, राइट। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो चलो हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट और जो है रिजर्व एंड सरप्लस जो है हमको उसमें से रिड्यूस करना है, मतलब कि फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट ये सब नहीं लेना है। ठीक है, KO की बात करते हैं तो KO में ध्यान रखना कि भाई इसमें अपन डिबेंचर सभी लेते हैं ना, तो KD तो ऑब्वियसली बात है 1 - T होगा, पर प्रेफरेंस शेयर में जो है वो 1 + T हो जाएगा। बाकी जो KE निकालना हो तो वो तो CAPM का मॉडल है ही आपके पास, D1/P0 + G, वो तो एक फॉर्मूला है। बाकी एक फॉर्मूला हमारा वो भी है, वो बीटा वाला। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया, हमने वो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। KO की हमने बात कर ली। नो पैट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात कर रहे हैं। एक फर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, समझो। देखो पहले बात करी है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मत ले लेना, एक्यूमुलेटेड तो बैलेंस होता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है, ये तो उस करंट ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो ऐसा है कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तुम्हारा हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी कॉस्ट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका रिटर्न, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें बोल के रखा है कि यूज़ व्हेन नोपैट कांट कैलकुलेट। अगर आप नोपैट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके नोपैट निकाल लेना। पर जब नोपैट कैलकुलेट कर पा रहे हो तो हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नोपैट देखो सबसे पहले तो EBIT में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट से, अब इंटरेस्ट आप माइनस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे, तो EBIT में से टैक्स माइनस कर दो, ये आ गया नोपैट, ये हो गया। दूसरा, भाई आपको पैट दे के रखा है, देखो जब आपको EBIT दे के रखा है तो EBIT में से आप डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे, कोई इंटरेस्ट करनी है। पर जब आपको पैट दे के रखा है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ठीक है, तो बेटर है कि आप इंटरेस्ट 1 - T ऐड कर दो। इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, टैक्स बेनिफिट आ चुका है, तो बेटर है कि आप जो है इंटरेस्ट 1 - T ऐसा करके ऐड कर लो। तो नोपैट ऐसा भी तरीका है कि EBIT में से आप डायरेक्ट टैक्स माइनस करो, जो पैट दे के रखा उसमें इंटरेस्ट 1 + T ऐड कर लो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये पैड कैलकुलेट हुआ है, इसमें जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो,
क्योंकि एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो मतलब कि आपको ये सब ट्रीटमेंट नहीं देने के हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट नहीं देने के हैं, तो अब पैट निकालते समय तो ये सब ट्रीटमेंट आ जाते हैं ना। तो जब आ जाते हैं तो एक्सपेंडिचर है नॉन ऑपरेटिंग, उसको ऐड कर लो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर लो, क्योंकि आप वो जो पहले है आपने वो एक्सपेंडिचर माइनस करके रखा था। तो जो है अब आप जो है इसको ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे, इनकम को माइनस करोगे तो 1 - टी कर लेना, जैसे इंटरेस्ट 1 - टी है तो इसको भी 1 - टी कर लेना। इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड था, रिक्वायर्ड रिटर्न जो है उससे हमको ज़्यादा मिल रहा है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना है, केओ दे के रखा है, केओ भी हम निकाल लेंगे, और नोपैड भी दे के रखा है। नोपैड में एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लेंगे, और साथ ही साथ वो जो एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे जब हम ROCE लगाएंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नोपैड आ जाएगा। ये तब करेंगे तब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, अदरवाइज तो EBIT में से टैक्स माइनस कर लो, नोपैड में इंटरेस्ट 1 - टी कर लो, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो रहते हैं, जो आपने पहले उसका ट्रीटमेंट दे के रखा होगा, उसका रिवर्सल करो, क्योंकि आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपने माइनस करके रखे थे उसको ऐड करो, इनकम आपने ऐड करके रखे थे उसको माइनस करो, जो भी है इसका 1 - टी का इफेक्ट दो। एक तरीका और होता है, अभी आपने बोला EBIT में से टैक्स माइनस करो, इन्होंने भी यही बोला। EBIT को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा, ओके, EBIT से इंटरेस्ट माइनस किया तो ये ऑपरेटिंग इनकम हो गया, तो ये हो गया अपना टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में से टैक्स माइनस करते तो आता है नेट इनकम, ठीक है। अब पैट है, ठीक है। अब देखो पैट में आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हो तो इक्विटी की अर्निंग आ जाती है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग इनकम, EBIT को ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, और जो है EBIT, और इसको एक तरीके से प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। अब कायदे से प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट को ये बोलना चाहिए कि टैक्सेबल इनकम है, पर एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमको जो है प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात होगी, और जब प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात होगी तो बाकायदा जो है हमको EBIT लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ समझने की ऐसी है कि अगर आप बाद में एडजस्ट कर रहे हो तो 1 - टी तो होगा ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अगर आपको KO निकालना है ना, सही है, आपको KO निकालना है, आपको KO की जानकारी, आपको KO निकालना है तो आपका KD है, KP है, KE नहीं मिल रहा है आपको, पर आपको डिविडेंड का रेट दिख रखा है, तो डिविडेंड के रेट को ही आपको फिर KE मानना पड़ेगा अगर आप KE नहीं निकाल पा रहे हो तो, ठीक है। फिर आती है बात अपनी मार्केट बीटा की, तो मार्केट बीटा 1 होता है, ठीक है। और गियर्ड और अनगियर्ड बीटा की बात होती है, तो जब हम क्वेश्चन आएगा ना तो हम क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा पास्ट में है तो हम हाईएस्ट बीटा लेंगे, ठीक है, फॉर KE, हाईएस्ट बीटा लेंगे फॉर KE वाया CAPM। तो जब आप CAPM कैलकुलेट करोगे ना तो आपको हाईएस्ट बीटा लेना है। कुछ एक्सट्रैक्ट है जो समझने लायक है कि जो पैट अगर 100 लाख है, पैट 100 लाख है आफ्टर इक्विटी डिविडेंड 20%, ठीक है। अब जब बोल के रखा है कि पैट 100 लाख आफ्टर इक्विटी डिविडेंड, तो मानो कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी डिडक्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी डिडक्ट हो चुका होगा, तो अब ऐसे केस में क्या करना है हमको, पैट 100 लाख है आफ्टर इक्विटी डिविडेंड, तो इक्विटी डिविडेंड माइनस हो चुका है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा, राइट। तो इक्विटी डिविडेंड जो आपने माइनस करके रखा है, ठीक है, आप उसको ऐड कर लो, प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड कर लो। सबसे पहले तो जो है आपने माइनस करके रखा इक्विटी डिविडेंड, आपने उसको ऐड कर लिया, ठीक है, और जो है आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी ऐड करा। अब इंटरेस्ट है, ठीक। अब सिंस आप नो पैड निकाल रहे हो ना, तो आप नो पैड निकाल रहे हो तो समझना पड़ेगा इंटरेस्ट हमको टैक्स बेनिफिट देता है, ठीक है, इंटरेस्ट हमको टैक्स बेनिफिट देता है, तो इंटरेस्ट को पूरा का पूरा ऐड थोड़ी ना करेंगे, इक्विटी डिविडेंड पूरा हमारा ऐड हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। पर इक्विटी डिविडेंड तो टैक्स सेविंग करता है तो 1 - टी करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर वो भी हमारी टैक्स सेविंग इस टाइप से, उसको में भी टैक्स लग जाता है, ठीक है। पर प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड तो टैक्स कटने के बाद बढ़ता है ना, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि क्या पैड में जब चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो किस में 1 - टी करना है, किस में नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, जो पैड के बाद ट्रीटमेंट होता है तो उधर 1 - टी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैड के बाद आप डिविडेंड माइनस करते हो तो उधर 1 - टी करने की ज़रूरत नहीं है। पर पैड पे पहुंचने के लिए इंटरेस्ट ये सब माइनस होते हैं, तो अगर आप पैड के बाद उसको एडजस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट में 1 - टी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब WACC कैलकुलेट करो, WACC मतलब अपना वो KO आप कैलकुलेट कर रहे हो,
ठीक है, के ओ कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो आप उधर कैपिटल एम्प्लॉयड लो, उधर ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मत लो, उधर सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड लो। और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो इधर ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, पर इधर निकालते समय हमको कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, ठीक है। तो ठीक है, जो के ओ होता है, के ओ जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट होता है। बाकी जो ई वी ए है उधर जो हम करते हैं के ओ, तो वो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो हमको इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है जब निकालते हैं तो वही के डी इंटू डी, के ई इंटू ई, इस तरीके से चीज़ें होती है, के ई इंटू ई, के पी इंटू पी, ठीक है। और ई का मतलब क्या होता है, जो भी अपन बात करते हैं ना, के ओ, के डी, के ई, तो ई में जो होता है वो शेयर होल्डर फंड लेते हैं, मतलब कि उसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर होल्डर ही ले लिया, इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हैं। तो ई वी ए में और कुछ नहीं है करने का। अब देखो कुछ चीज़ है कि जैसे नवंबर 18 का MTP2 है, जिसमें वो बोल रहे थे कि कंपनी परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर, वो तो इंक्रीज़ हो गया 17% से। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है टर्नओवर के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंक्रीज़ हो गया 17% से, अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन प्री टैक्स प्रॉफिट बाय 25%। तो ठीक है, टर्नओवर इंक्रीज हुआ 17% से, प्री टैक्स प्रॉफिट, अब प्री टैक्स प्रॉफिट क्या होता है, अभी अपन ने प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखा अपन ने EBIT, ठीक है। बट शेयर होल्डर जो है सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी परफॉर्मेंस में इन द लास्ट 2 ईयर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EVA सो दैट रीजन्स ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन कैन बी इवेल्युएटेड। तो भाई टर्नओवर इंक्रीज हुआ 17% से, प्री टैक्स प्रॉफिट 25% से हुआ, पर शेयर होल्डर आर नॉट सेटिस्फाइड, बट शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं थे कंपनी के परफॉर्मेंस से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EVA सो दैट रीजन्स ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन कैन बी इवेल्युएटेड। तो आप EVA कैलकुलेट करो, पता करो कि ये नॉट सेटिस्फाइड क्यों है। तो नॉन सेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि इसका एक रीज़न निकला था कि EVA कम हो रहा है, तो EVA कम हो रहा है तो जो है शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे लाना देखना पड़ेगा कि यार EVA दे के रखा है तो EVA में सेटिस्फैक्शन, अपना सेटिस्फैक्शन है नहीं है, ठीक है। तो उस पर जो है अपन ने क्वेश्चन देख लिया, ठीक, कि EVA सेटिस्फाइड नहीं, अगर शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है, EVA कम है इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने बात करके रखी थी। अब पॉइंट ये है कि हमने पढ़ तो लिया है ये सब, ठीक। हमने WACC में हमने देख लिया कि हम जो है ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेके हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। हमने पैट वाला पूरा सीन समझ लिया कि इंटरेस्ट माइनस टी ये सब लेते हैं। हमने एक इनकम स्टेटमेंट वाला समझ लिया, प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट के बारे में हमने बात कर ली। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ हम का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। KO निकालते समय हमने देख लिया कि KP जो प्रेफरेंस है उसको 1+T लेंगे, साथ ही साथ इक्विटी में हम शेयर होल्डर फंड लेंगे। नो पैट हमने देख लिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लेंगे, और ROC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड तब लेंगे जब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, अदरवाइज जो इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर सकते थे वैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो इसमें आपको जो है देखो इधर आपको मार्केट वैल्यू एडेड के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट। तो ऐसा है कि जब मार्केट वैल्यू एडेड के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो हम मार्केट वैल्यू एडेड को भी समझ ही लेते हैं, फिर हम उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर EVS है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, एक तो ये हो गया। तो फ्यूचर EVS का प्रेजेंट वैल्यू कि अगर आपको EVA के थ्रू पहुंचना है तो फ्यूचर EVS का प्रेजेंट वैल्यू है वो। बाकी जो दूसरा तरीका है वो ऐसा है कि आपके पास जो करंट मार्केट वैल्यू है और जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करके रखा है वो जो एडिशन है वो मार्केट वैल्यू है। और जब आप करंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें करंट मार्केट वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बाकायदा रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेना है। जब आप मार्केट वैल्यू करते हो तो रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेना मार्केट वैल्यू में, ठीक है। बुक वैल्यू जो होती है अमाउंट इन्वेस्टेड उसमें बाकायदा रिजर्व एंड सरप्लस को लो, तो जब मार्केट वैल्यू चल रहा हो तो रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेना, ठीक है, वो अमाउंट इन्वेस्टेड में शामिल है। और एक तरीका एक और था, तो एक तो अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात कर ली, अपन ने फ्यूचर EVS का प्रेजेंट वैल्यू की बात कर ली, अपन ने मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू की जो है इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्म इसकी बात कर ली, जिसमें अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस का समझा। अब वो बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू एडिशन और कैसे कैलकुलेट हो सकता है। तो
इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी है तो रिटर्न अर्निंग मतलब शेयर होल्डर फंड में बोल सकता हूँ, डेप्ट बोल सकता हूँ, प्रेफरेंस कैपिटल बोल सकता हूँ। ये है हमारा इन्वेस्टेड, ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड फर्म है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि इक्विटी प्रेफरेंस डेप्ट है, इतने पैसे लोगों के लगे हैं, रिटेन अर्निंग है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और मार्केट वैल्यू निकाल लो, जो है मार्केट वैल्यू निकालो, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमको जो है मार्केट वैल्यू एडेड हमारा कितना है। कुछ चीज़ें जो है और हमको समझनी पड़ेगी कि EVA और MVA में अंतर है। MVA जो है वॉलेटाइल है, क्योंकि मार्केट वैल्यू एडेड में वो मार्केट फैक्टर्स लेता है, वो तो दिख ही रहा है ना, ले ही लिया ना इसने मार्केट फैक्टर, करंट मार्केट वैल्यू है तो मार्केट फैक्टर लिया, तो MVA जो है वॉलेटाइल है। तो और MVA फ्यूचरिस्टिक भी है, तो फ्यूचर है तो फ्यूचरिस्टिक है, और मार्केट लेके रखा है तो वॉलेटाइल है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू एडेड है तो मार्केट है मतलब वॉलेटाइल है। फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि फ्यूचर EVS का प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब कुछ नोट्स है जो हम और पढ़ लेते हैं कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज क्या होता है, EBIT अपन EBT, तो EBIT में से EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब द सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू एडिशन क्या इंप्लाई करता है कि मार्केट वैल्यू एडिशन जितना ज़्यादा है मतलब कि वेल्थ क्रिएशन अच्छी खासी करी है, जितने पैसे मिले थे ना उसके हिसाब से तो वेल्थ क्रिएशन बहुत ही जोरदार करी, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था अब क्या उसकी मार्केट वैल्यू कर ली है, तो ये हो गया अपना मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ W ने क्रिएट करी है वेल्थ शेयर होल्डर के लिए, और जो मार्केट के इन्वेस्टर है ना वो ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार है उसकी नेटवर्थ से, मार्केट वैल्यू एडेड का ये भी तो मतलब बोल सकते हैं ना अपन कि शेयर कैपिटल की यूँ तो फेस वैल्यू 10 होती है, पर साला मार्केट में 2000 में बिक रहा है, तो जो अपना इन्वेस्टर है वो विलिंग टू पे है कि मैं इसको हाई पे कर रहा हूँ, मेरे को वो विलिंग टू पे है कि मैं इसको ज़्यादा पे कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को रिटर्न देगा, ठीक है। और रही बात जब HRAs आते हैं तो HRA ये होता है कि फ्यूचर जो कैश फ्लोज है एम्प्लॉय के, तो फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो अपना HRA होता है, ठीक है। तो HRA अभी अपन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे। पर यही है MVA का मतलब, जहाँ पे अपन ने समझा कि भाई मार्केट वैल्यू एडिशन वाली समझा, EVA के थ्रू MVA की तरफ जा रहे हैं तो वो हमने समझा, वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वोलेटाइल होता है, वो हमने समझा, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन है, लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, वो सब चीज़ें हमने करी। मार्केट वैल्यू कर रहे हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम लेंगे नहीं, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस को तो अपन इन्वेस्टेड में ही ले लेंगे। रही बात है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को भी हमने समझा, राइट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में हमने तो फॉर्मूला समझ लिया है कि NOPAT में से KO और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, हम ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी लेंगे और एवरेज भी लेंगे, KO में भी हमने ध्यान रख लिया चीज़ों का, ठीक है, और NOPAT का भी हमने ध्यान रख लिया। अब जो है इसके बेसिस पर हम जो है क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करें।